So we were discussing कि what are the issues with respect to the startup funding and why it is decreasing year year on. तो डीडोलराइजेशन के कारण हो रहा है। दूसरा कि देयर इज अ सैचुरेशन इन द सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ी है और बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में। और तीसरा है कि जो मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स है दे आर मोर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ एड बेस्ड कंपनी, और उनका जो कैश रेवेन्यू है ज़्यादा बर्नआउट जल्दी होता है और इसका प्रॉफिटेबिलिटी कम। इसके कारण भी चांसेस कम होता है इसका। तो इम्पोर्टेंट स्टार्टअप जो लिखा हुआ है फोन पी, ये सब याद होना चाहिए। स्टार्टअप का नाम किसमें काम कर रही है। लेंस कार्ट चश्मे के स्टार्टअप है ये। तो और इंश्योरेंस देखो, दे आर फ्यू ऑफ देम आर वेरी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड। अधिकतर जो है वो सब कंसल्टिंग, फाइनेंस और सर्विस सेक्टर उसी में। तो एक जो कीवर्ड इससे एसोसिएटेड है वो जॉइंट वेंचर्स की हम बात करते हैं। हम्म। टाइगर वुड्स। कि आप ये बताना कि वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है। वेंचर कैपिटल फंड, आई थिंक इट इज, ये इसी चीज से ही एसोसिएटेड है। एक फंड है कैपिटल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे, और वो जो पैसा है दैट वुड बी आई थिंक इन्वेस्टेड इन डिफरेंट स्टार्टअप्स। नहीं मतलब उसका कोई ऐसा होता है कि मतलब किसी भी टाइम कर सकते हैं उसमें से इन्वेस्ट, मतलब वो पूछना चाह रहा हूँ मैं कि हाँ, वेंचर कैपिटल। फंड है तो एक आई थिंक उसके हिसाब से एक टाइम पीरियड फिक्स्ड होता होगा जब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब मेरे को वो चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली कि उस पे आप अब कभी भी कर सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड्स में हम कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। वेंचर कैपिटल फंड बेसिकली दो तरीके के फंड मार्केट में हैं अभी। एक होता है एंजल फंड और एक होता है वेंचर कैपिटल फंड। तो वेंचर कैपिटल फंड के अंदर जो कैपिटलिस्ट बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनसे जो स्टार्टअप्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे को अपना स्टार्ट करना है, तो आप हमें स्टार्टिंग सीड मनी दे दो। मतलब आप हमारे को स्टार्टिंग के टाइम पे हमारे ऊपर पैसा लगा लो और हम आपको डिविडेंड के रूप में पैसा देते रहेंगे। आप हमें गाइडेंस भी दो और फंडिंग भी दो, और जैसे ही प्रॉफिट होगा तो हम आपको देंगे, और उसके बाद आप निकल जाना जैसे हमारे को प्रॉफिट हमारे हाथ में आ जाएगा। एंजल फंड के अंदर क्या होता है कि कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो किसी भी टाइम पैसा दे सकती हैं कंपनी को, लेकिन वो निकलती नहीं है। वो बेसिकली उसको ओवर पावर कर लेती हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो एंजल फंड और वेंचर कैपिटल फंड दोनों में ये डिफरेंस है। सो एंजल फंड की जो आपने बात करी, एंजल टैक्स भी लगाया जाता है। तो एंजल टैक्स तभी लगाया जाता है जब स्टार्टअप्स बेसिकली जो उनका फेयर मार्केट प्राइस है उनके शेयर का, उससे हायर प्राइस पे वो पैसा रेज कर रहे हैं, तो उस वो जो गैप वाला अमाउंट हो गया उसके ऊपर एंजल टैक्स लगाया जाता है। ट्रू। वी हैव फिनिश्ड। Now coming to Indian Express newspaper, YouTube Kids a safe space, safest place for young minds। तो पेरेंट्स कंट्रोल जरूरी है कि किड्स क्या देखते हैं यूट्यूब पे, वो एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं उसके लिए। तो उसी का अगर बच्चों मतलब बहुत सारा टाइम ऐसा होता है जब बच्चे अकेले होते हैं, तो वहां पर हम सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स कैसे इंश्योर करें। जो यूट्यूब का हिस्ट्री है उसे देख सकते हैं नहीं कि मतलब डायरेक्टली तो लाइव तो नहीं कर सकते ना। जो तो बच्चा ब्रीच जो ऑफ, बच्चा इतना स्मार्ट है कि वो ऐसी चीजें देख रहा है, वो हिस्ट्री भी डिलीट कर देगा। उसको क्या जा रहा है। तो पहली बात है कि उसका ईमेल अकाउंट होना ही नहीं चाहिए, या फिर ऐसे पेरेंट्स तो ये कंट्रोल। तो देखा, एज अ टीन सी लव वीडियो गेम्स, नाउ सी इज यूजिंग एआई टू कॉश मलेरिया। तो मलेरिया इरेडिकेट करना 2030 तक, ऐसा वहाँ पर है। और दे गिव ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो हाउ इज यूजिंग
एआई स्टार्टअप का नाम है फिनसेंसा ईज डिटेक्शन प्रोजेक्ट यूजिंग एआई। डिजीज डिटेक्शन प्रोजेक्ट है, हेल्थ आउटकम देता है ये। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग यूज किया जाता है इसमें। कुछ दिया ही नहीं इसमें। तो एआई से आप कर सकते हो, बस ये जानने को मिलता है। एग्जैक्टली दिए ही नहीं। तो हर एक स्टेट का अपना एक बिजनेस समिट होता है, जहाँ डिस्कस किया था कि गुजरात में हुआ, यूके का उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल से बिहार का भी। स्टेट ऑफ जियो पॉलिटिक्स सिग्नल्स फ्रॉम पुतिन विजिट टू सऊदी अरेबिया यूएई। हाल फिलहाल में पुतिन जो पुतिन प्रवेश एज अ स्टूडेंट ऑफ आईआर, कि आप पोस्ट सोवियत जो 1990s के बाद में पोस्ट सोवियत हुआ रशिया जो इमर्ज हुआ एज अ पावरफुल कंट्री, तो उसका ब्रीफ हिस्ट्री बताओ, और पुतिन का क्या रोल है उसमें। नहीं वंशिका, आई एम शॉर्ट ऑफ नॉलेज, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? तो जब पोस्ट सोवियत हुआ था 1990s के समय में, जब सोवियत यूनियन टूटा, तो 15 रिपब्लिक फॉर्म हुआ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सब पता है बाकी सब। तो उसमें से जो रशिया आया, तो उसमें जो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट था, उसमें वोटिंग हुआ, तो येल्सिन, बोरिस येल्सिन था, वो बेसिकली ड्रंकयार्ड थे। उन्होंने कुछ नहीं किया जब नेटो एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे जो ईस्टर्न रिपब्लिक है वो नेटो के अंदर इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करती है। अब बोरिस येल्सिन को ऐसा बोला जाता है, सो कॉल्ड कोट कोट एंड कोट, कि वो एक तरह से वेस्टर्न पपेट थे। तो जो रशिया में इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनका नाम व्लादिमीर पुतिन था, वो धीरे धीरे बोरिस येल्सिन के अंडर में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और 2002 में जब बोरिस येल्सिन का डेथ हुआ, इल हो गए, बीमार हो गए, तब वो प्रेसिडेंट बने। और प्रेसिडेंट बनते के आज तक वो प्रेसिडेंट है। तो उनके अंडर में 5 चीज हुआ जिसके कारण रशिया वापस से अपना रीगेन किया पोजीशन में, वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड पोजीशन है। पहला, कि उन्होंने जो नेटो का एक्सपेंशन है इन द वेस्ट इन द ईस्टवर्ड साइड उसको रोका। दूसरा, अब बात करते हैं कि उन्होंने इंटरवीन किया हर एक एरिया में जहां पर लगता है कि यूएस के हेजेमनी को रोक सके। मैं बात कर रहा हूँ रशियन पर्सपेक्टिव से यहाँ पर सिर्फ। फॉर एग्जांपल जॉर्जिया वॉर किया 2007-8 में, जॉर्जिया को ले लिया। उसके बाद क्रीमियन वॉर हुआ 2014 में, जिसमें क्रीमिया को ले लिया यूक्रेन से। उसके बाद फिर यूक्रेन का भी वॉर है। उसके अलावा बाकी जो इंटरनेशनल स्फेयर, फॉर सीरियन वॉर में इंटरवेंशन था, लिबियन वॉर में इंटरवेंशन था, आईएसआईएस के खिलाफ जो लड़ने में उसमें इंटरवेंशन था। फिर रशिया का जो इमर्जिंग एज अ ग्लोबल साइबर टेक्नोलॉजी, या फिर उनका जो डिप्लोमेसी रहता है वो विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस वेपन्स, वो एक प्रोमिनेंट है। वो अफोर्डेबल वेपन्स देते हैं। जो यूएस क्या करता है, वेपन जब देता है तो हमेशा उसके पीछे कंडीशन होता है कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। रशिया बोलता है कि तुम मेरे वेपन दो, तू पैसा दो, मैं तुम्हें वेपन दूंगा, इरेस्पेक्टिवली आप कैसा भी कंट्री है। तो इसके कारण उन्होंने हर एक जगह से मल्टी अलाइनमेंट किया। तो इंडिया भी उसमें आता है, चाइना भी आता है, और छोटे कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका, अफ्रीका से कंट्री सब आते हैं। तो ये रहा है ओवरऑल पुतिन्स का इमर्जेंस इन द रशिया एम्पायर, रशिया और सोवियत यूनियन, पोस्ट सोवियत सोवियत यूनियन का स्ट्रैटेजी इन द ग्लोबल स्फीयर। तो अभी क्या हो रहा है कि आफ्टर देयर इज अ थॉट इन रिलेशनशिप बिटवीन द अरेबिक कंट्रीज एंड यूएस, उसमें पुतिन चाहते हैं कि मैक्सिमम वहां पे कैसे रिलेशनशिप मजबूत हो। तो वो विजिट किए रियाडा, अबू धाबी में, एंड ऑल्सो द यूएई। तो वो दिखाते हैं कि मल्टी अलाइनमेंट और मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए वो भी सपोर्टिव है, जैसे सी जिनपिंग भी है वैसे इंडिया भी है, एज कम्पेयर टू बाईपोलर थिंकिंग ऑफ द यूएस एंड चाइना। तो तो ओवरली जो इशू रहेगा, ये इशू रहेगा कि ब्रिक्स में 6 कंट्री जो इंक्लूड हुआ था, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, इजिप्ट, और ये 4 तो सामने आ गया, और भी था। तो जो इस यूएई एंड सऊदी अरेबिया है इंक्लूड हुए हैं, तो उनका भी गोल है लॉन्ग टर्म में कि पेट्रो डॉलर से मुझे दूर हट जाना है। तो पेट्रो डॉलर से दूर जाएंगे तो ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेंसी आना चाहिए। तो ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ करेंसी के लिए फिर पुतिन गए थे वहां पर। तो इनका सपोर्ट बाकी सब कंट्रीज में भी। तो दिए इशू प्रवेश। डोडो
The dodo is a species of the bird which has been extinct since 17th century. So there has being attempt to resurrect dodo that has been extinct since 17th century और reintroduce in Mauritius, जो Indian Ocean में है. So this was a flightless bird, Ashik, right? Flightless, largest. Yeah, this is it is a flightless bird, and Yes, sir. So you're it not is audible. Yes, sir. it is a national icon as far as Mauritius is concerned. In fact, one of my, I shouldn't say friends, but one of my colleagues, he even gifted me a dodo. That's how I came to know about dodo for the first time. डोडो को आप कॉलोनाइजेशन से लिंक कर सकते हैं. जब कॉलोनाइजर्स आए मॉरिशस में, और जिस तरीके से वेस्ट मॉडर्न वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, न्यू वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, उसके आगमन के साथ डोडो का बहुत ही बेरहमी I think sir is not audible. तो we can continue कि इसको कैसे रेसरेट किया जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द हाँ, प्लीज कंटिन्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंजेस विद द टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ किया जा रहा है अभी. एक हेल्पफुल रहेगा जीनोमिक टेक्नोलॉजी. तो जीन एडिटिंग यूज़ किया जाएगा. फॉर एग्जांपल डोडो से क्लोजेस्ट एक्सटेंट रिलेटिव है उनका जो प्री मॉडियल जर्म सेल है, पीसीजी एम्ब्रॉयिक सेल है, उसको उठा करके फिर उसको इंसर्ट किया जाएगा एम्ब्रॉयज ऑफ द स्टेराइल चिकन और रूस्टर. वो सर जब जब बच्चा पैदा करेंगे दे विल गिव बर्थ टू द डोडोज ऑफस्प्रिंग. तो ये सुनने में आसान लगता है लेकिन इट इज़ वेरी टफ, क्योंकि कैसे रिएक्शन रहेगा, कैसा बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन है बॉडी के अंदर, वो बाद में पता चलेगा. तो दिस इज इशू. तो उनका से सबसे बड़ा जो एक राइवलरी है वो डॉग्स कैट रैट्स है, बिकॉज दे आर डिफेंसलेस. दे अटैक ऑन द एग्स. तो इसी कारण और ह्यूमन कॉज एक्सटेंशन भी हुआ. तो ये पता लग सकता है. How Google's DeepMind AI breakthrough could revolutionize chip battery development. Ashik, okay, before moving to this topic, can you clarify more about the germ cells? What are exactly germ cells? Primordial germs है ना. हाँ, right, ये PGC. जो ये एम्ब्रो के अंदर में होता है, एक के अंदर होता है, उसको फिर यूज करते हैं कि आप कैसे प्रोड्यूस होता है जेनेटिकली उसके अंदर में होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर में. तो एम्ब्रो के अंदर से निकालते हैं सेल. आप बताओ. Oh, आपको. nee, I'm asking you. I'm not sure about this. Guys, Let's we talk talk about stem cells. Stem cells की हाँ बात बोलो करते तो प्रेरणा, बोलो. Yes, sir. These cells have the ability to reproduce. Basically, germ cells वही जो cells reproduce कर सकते हैं, उनको बोलते हैं. हाँ, Allosome. प्लोरीपोटेंट और जो टोडीपोटेंट बाकी सेल्स जो सोमैटिक सेल्स वो बाद में आएंगे. ये जर्म सेल्स आर द प्राइमरी वंस, बिल्कुल जो बेसिक, विच हैड द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स. मतलब किसी भी ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप चाहो तो. बाद में ह्यूमन बॉडी के पास तो ये अभी नहीं है ऐसा. जेनेटिक इंजीनियरिंग में और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं उन लेवल्स तक जाएं. बहुत सारी बीमारियां हैं ऐसी, और इवन स्किन मतलब ऑर्गन ग्राफ्टिंग से लेके सब कुछ है. पर आप लोगों को जब साइंस की ये बातें होती हैं तो आप लोगों को सोचना चाहिए जैसे सिंथेटिक ऑर्गन्स की बात होने लगी है. और अभी इफ आई कैन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल करेक्टली, लेकिन एक हार्ट का भी कुछ अभी थोड़े टाइम पहले आया था. तो ऐसे जो मॉडर्न बड़े कॉमन सेंसिकल डेवलपमेंट्स हैं उस पर हमें नजर रखनी चाहिए. यस. और एक वीक में पूरा हम समराइज भी कर सकते हैं, पूरे वीक में, पिछले वीक में, जैसे कि. हाँ बोलिए. So I was saying कि जैसे germ cells, it means कि they are not naturally present inside our bodies, but stem cells are. नहीं, ये तो आपने बड़ा अच्छा बोला जो आपने अभी लास्ट बात पूछी. ये बेसिक साइंस का कॉन्सेप्ट है. हमारी बॉडी में इनहेरेंटली तो जर्म सेल्स भी हैं, सोमैटिक सेल्स तो है ही हैं, सब कुछ है. अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में कैसा होता है, उसके बाद वो डेवलप हो जाता है. डेवलप होने के बाद वापस से उस स्टेज में नहीं जा सकता वो. जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो रिप्लेनिश करते हैं. बहुत सारे ऐसे हैं कि जो चीज़ें जैसे डाई आउट करती हैं और उसके बाद एक्सक्रीशन के बाद दोबारा से होता है. तो हर चीज़ का एक अलग मैकेनिज्म और सिस्टम है. तो जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं और हम उसको समझेंगे नहीं तो हमें ऐसे ही लगेगा ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है. इट हैज़ टू बी सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि कैसे वो है.
तो ओके जर्म सर। सेल्स हमारी बॉडी में है एक तरीके से, तो सब कुछ है। लेकिन क्या आप जर्म सेल ऐसे जैसे ब्लड निकलेगा तो ब्लड में जर्म सेल है क्या? तो अगर थियोरेटिकली बोलोगे तो सब जगह है, लेकिन आप वैसे तो नहीं है। आर यू गेटिंग माय हम्म। पॉइंट? हाँ जी सर, यस। तो वी हैव टू सी इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो वी विल सी दैट। और ये महुआ मित्रा जी वाला जो ये हो गया। नो सर। नहीं सर, ले लीजिए। ओके। How Google's DeepMind AI breakthrough could revolutionize chip and battery development. तो इसमें important ये है कि DeepMind Artificial Intelligence Laboratory, they have been working on the areas for the wide application in sectors such as renewable source of energy, battery research, semiconductor design, computing efficiency. तो जो भी मटेरियल यूज होता है, एआई को कैसे यूज कर सकते हैं कि एआई प्रेडिक्टेबल टूल्स यूज करता है, डेटा यूज एनालिसिस करते हैं और बताता है कि आप क्या क्या चीज़ कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे एलॉय होंगे, मेटल्स होंगे, जिसको आप यूज़ करके आप हाई एफिशिएंसी चिप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो उससे पता लग सकता है कि स्टेबल कंडक्शन प्रॉपर्टीज़ का होगा, नॉन टॉक्सिक होगा, नॉन रेडियोएक्टिव होगा। या फिर एआई को यूज़ कर सकते हो जीनोम सीक्वेंसिंग में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग्स में। तो हर एक में इसका डिस्कवरी होगा। तो इसी बारे में दिया हुआ है। फिर हाउ जीनोम, GNOME वर्क्स, इट इज स्टेट ऑफ न्यूरल नेटवर्क मॉडल है, और दे कैन बी लिंक टू द कनेक्शन विद द एटम। तो ओवरऑल ये बात कर रहे हैं कि जो क्रिस्टल डेटा स्ट्रक्चर है, जो भी मेटल होता है उसके अंदर एटम हो गया, या फिर एलॉयज हो गए उसके अंदर एटम्स हो गए, सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट, और कितना हम लोग कंपाउंड बना सकते हैं, ऐसे टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम सल्फाइड, ऐसे कितना इन्फानाइट अमाउंट ऑफ कॉम्बिनेशन है। तो कैसे इसको यूज करेंगे, तो गूगल डीप माइंड एआई वो प्रेडिक्ट कर सकता है, और कहीं कहीं पे हो भी रहा है कि ऐसे थॉमस एल्वा एडिसन को इतना साल लगा था हर चीज़ यूज़ करके, तब लास्ट में जब उन्होंने एक फाइंड आउट किया कि ये मेटल इसके अकॉर्डिंगली बनाया जा सकता है बल्ब, तो वैसे ही ये जल्दी से कर सकता है। तो इसी का बात हो रही। जैसे लिखा हुआ 28,000 स्टेबल मटेरियल है विच कैन बी यूज्ड, और तो उसको 800 years of knowledge that had given 3,80,000 of stable prediction। आप इसको यूज करके आप और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड डेटा फॉर एवरी मटेरियल रिसर्चर फॉर फ्री। तो कितना साइंटिफिक चीज़ में आपको डेवलपमेंट हेल्प करे, ये हो गया। ब्रॉडर लेवल पे हम ये बोल यस। सकते हैं कि एआई हमें इजी फिल्टरिंग आउट में हेल्प कर सकते हैं, जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट को और रिड्यूस कर सकता है। गिवन दैट इंडिया की हम बात करते हैं कि 0.8% ऑफ जीडीपी हम R&D के लिए करते हैं, तो ऑब्वियसली वी नीड टू इंक्रीज दैट, बट उसको लाइक इट कैन बी, वी कैन से कि यहाँ पे फिट हो सकता है कि कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी और हमें कम अमाउंट से इंक्रीज करना पड़ेगा। यस। तो इसमें कि आफ्टर द महुआ मित्रा एक्सपल्सन, सी हैव बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम लोकसभा, और उनके पास क्या प्रोसीजर है। तो इसने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, लेकिन फिर वही बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का दायरा कितना तक, कहाँ तक सही है, क्योंकि स्पीकर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनका भी अपना एक दो पर्सपेक्टिव, उनका अपना प्रिविलेज है विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और जुडिशरी डिफरेंट है। तो हम्म। इसी पर चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि द हाउस हैज अडॉप्टेड द रिपोर्ट्स, एथिक्स कमेटी बैठा था जिन्होंने फाइंड आउट किया, इन्वेस्टिगेट किया ओवर ऑफ द कंडीशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ द महुआ मित्रा, कि उनका केस था कि वो कैश उन्होंने लिया था और अपना पासवर्ड शेयर किया था अनऑथोराइज पर्सन के साथ। तो क्या वो जस्टिस है क्या? तो उस पर डिसाइड हुआ था, एथिक्स कम्युनिटी ने फिर बताया कि सी इज गल्टी, एच सी इज इंडल्जिंग इन द एथिकल मिसकंडक्ट एंड मिसडिनोमिनर, और रिकमेंड किया कि एक्सपल्सन करना चाहिए, फिर एक्सपल्सन किया गया। तो अब बात होता है कि कैन मोहम्मद मित्रा गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो वो इसमें नहीं नहीं नहीं, वो रिकमेंड एथिक्स कमेटी रिकमेंड कर सकती है। यस। एथिक्स कमेटी ने रिकमेंड किया कि अनएथिकल कंडक्ट है, चलो उसने पाया। लेकिन जो एथिक्स कमिटी है, इट कैन नॉट डिसाइड द क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट, दैट यस विल सर, बी डिसाइडेड बाय द दैट स्पीक हाउस। हाउस। हाँ बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो ये जैसे आर्टिकल 122, it says that the validity of any proceedings in the parliament shall not be called into question on the ground of any alleged irregularity of procedure। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि जो पार्लियामेंट का जो किसी भी प्रोसीडिंग्स की जो वैलिडिटी है, वो आप
ये बोल के नहीं लेके आ सकते सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट ऑफ जस्टिस में या कोर्ट ऑफ लॉ में, आई मीन टू से, कि वो जो है प्रोसीजर, एनी अलेज जो प्रोसीजर है उसके कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं लेके आ सकते। क्योंकि कोई भी ऑफिसर या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनमें पावर दी गई हैं, वो प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए या मेंटेनिंग ऑर्डर करने के लिए पार्लियामेंट में, वो आप कह सकते हैं कि दे शैल बी सब्जेक्ट टू द jurisdiction ऑफ एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज बाय हिम ऑफ दोज पावर्स। बात समझे आप मेरी? यस सर। हाँ जी। हाँ, प्लीज कंटिन्यू आशिक। क्योंकि सर बिकॉज देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर विच हैज टू बी मेंटेन्ड बाय हम्म बोथ द पार्लियामेंट एंड आल्सो द जुडिशरी, और दोनों एक दूसरे का प्रोसीडिंग को डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसलिए पर हम्म इसमें दिया हुआ कि आर्टिकल 22 हम्म 122 सेज दैट वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट shall not be called into हम्म, question on the grounds of any बिल्कुल। alleged irregularity or procedure। हम्म, तो क्योंकि वो प्रोसीजर सबका अपना है। हम्म यस सर। हाँ जी। तो हम्म, इसमें वही बात कि मोहम्मद डज नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ चैलेंजिंग does have that, does the have the option। get Mohitra does have the option of challenging her expulsion in the court। सुप्रीम कोर्ट सेड 2007 में राजा रामपाल केस हुआ था राजा जिसमें रामपाल केस, हाँ। कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल, ये भी हुआ 2005 के आसपास में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनका एक्सपल्सन सही है और पिटीशन हटा दिया, मतलब 4-1 मेजोरिटी में। और उन्होंने डिस्क्राइब किया पार्लियामेंट का जो एक्शन है वो अपने हिसाब से सही है क्योंकि उनका अपना दायरा है, सेल्फ प्रोटेक्शन एक्सरसाइज है और हम लोग इंटरवीन नहीं कर सकते, इट विल। और नहीं, क्वेश्चन ये है ना, जुडिशियल रिव्यू के केसेस कहाँ पर नेसेसरी हो जाएंगे, पॉइंट ये है। राजा रामपाल जी के केस में उन्होंने कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिस्ट्रिक्शन प्रोसीजरल इरेगुलरिटी को लेकर है। अगर ये आप प्रूव करते हो कि प्रोसीजरल इरेगुलरिटी के अलावा भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनका हनन हुआ है, नेचुरल जस्टिस है जिसकी हम बात करें, तो फिर बात आती है ना। चलिए आगे। हम्म yes, and court said that हम्म judicature is not prevented from scrutinizing the validity of the action of the legislature trespassing on the हम्म fundamental rights conferred to the citizen। Judicial हम्म review of the manner of the exercise of the power to contempt or privilege does not mean that jurisdiction is being usurped by the judicature। हम्म। नहीं नहीं, इसका मतलब है कि कोर्ट ने ये कहा कि जो जुडिकेचर है यानी जो जुडिशरी है, वो इस बात के लिए मना नहीं किया गया उसको कि वो स्क्रूटनाइज ही नहीं कर सकती किसी भी एक्शन की वैलिडिटी को लेजिस्लेचर के। यानी लेजिस्लेचर का कोई अगर एक्शन है उसकी क्या वैलिडिटी है, उसको भी वो स्क्रूटनाइज कर सकती है यदि वह बात रेगुलर प्रोसीजर के बियॉन्ड चली जाती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रोसीजर तो ठीक है, प्रोसीजर तो आपके हाथ में है भाई, सही गलत वो आपका डोमेन है, मैं उसमें नहीं घुस सकता। लेकिन फंडामेंटल राइट जो सिटीजन्स के हैं, वो अगर कर्टेल हो रहा है, वो अगर ट्रेसपास हो रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू की बात आएगी। यानी कि जो पावर ऑफ कंटेम्प्ट है या पावर ऑफ प्रिविलेज की अगर पार्लियामेंट बात करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जुरिस्डिक्शन बिल्कुल हो ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस हमने जुडिशियल रिव्यू तब भी है हाँ, अगर कहीं पर भी हार्म हो जुडिशियल रहा रिव्यू है। है। यस हाँ, हार्म होने पर जुडिशियल रिव्यू है। जैसे अब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपने ढंग से पढ़ाई की, आपने आपने ठीक से आपके हिसाब से काम किया, तो वो मेरा डोमेन उसमें नहीं है, वो फिर आप पास हो गए भाई, ठीक है आपने किया। लेकिन अगर मान लो मुझे विजिबली लगता है कि वो जो नेचुरल जस्टिस होना चाहिए था यूपीएससी के एग्जाम के साथ, उस नेचुरल जस्टिस को आप एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में हनन कर रहे हैं, तो मुझे बीच में आना पड़ेगा, मुझे बीच में बोलना पड़ेगा, और मुझे आपके जो है नेसेसरी एक्शन लेने पड़ेंगे। तो कायदे से आप अपने आप में एक तरीके से पार्लियामेंट की तरह ही काम कर रहे हैं। आपका अपना प्रोसीजर है, आपका अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, तो लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। अगर वो एग्जाम के नेचुरल जस्टिस को खराब करता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरह मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। बात समझ में आई? यस जी सर। हाँ, तो जजमेंट है ये आर्टिकल 105 जो 3 के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला था। और यस प्रोविजन क्या है आर्टिकल का, वो समझ लीजिए। आर्टिकल हम्म वो है कि पावर्स एंड प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, और वो डिसाइड करते पार्लियामेंट हर ही साल डिसाइड क्वेश्चन करते हैं। आता है, मीन्स यस सर, प्रिविलेज से रिलेटेड है। 105 नंबर हर साल, हर दूसरे साल इस पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लूइड एरिया है। यस, हम्म और ये अमेंडमेंट होता है और इसमें आप सो बढ़ाए दायरा बढ़ाया भी जाता है, और इट इज डिफाइंड ओनली बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। बाई लॉ। हाँ। यस, और अंटिल सो डिफाइंड शैल बी, तो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं प्रिविलेज का ऐसा दिया हुआ नहीं है, लेकिन ओवरऑल उनका क्या क्या पावर्स आता है अंदर में, वो एक अंदर में बनता है, लिस्ट बनता है, उसमें आप डिसाइड करते हैं, पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं ओवरऑल।
नहीं नहीं, पार्लियामेंट करती है ये, आप इसको ऐसे पुट अप कर सकते हैं कि जब जब पूरे पार्लियामेंट को ऐसा लगेगा, अलग अलग पार्टीज को, जब जैसे वो जब बात आती है क्या पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई में आनी चाहिए, तो अपनी लड़ाई छोड़ देते हैं, वो कहते हैं ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। जब बात आती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ट्रांसपेरेंट कर दो, तब पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ हो जाती हैं। जब बात आती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करने के बाद हमारा डंडा होना चाहिए, तब पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ हो जाती हैं। जब बात आती है कि क्या जो ऐसी बातें जिससे पॉलिटिकल इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ खड़ी हो जाती हैं। इन चीजों की चर्चा कोई नहीं करता, क्योंकि वो सभी एक ही दायरे में, वो सभी, जैसे हम कहते हैं कि हमाम में सभी नंगे हैं, वो वाला एलिमेंट आ जाता है। लेकिन जब जब बात आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे पर जो आपको हैवी होना है, तो फिर आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। पार्लियामेंट बिकम्स एन इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन भी है पार्लियामेंट, और एक एक सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशन भी है। तो आप समझिए कि जहां पर जैसी बात है वहां पर वैसी बात है। तो पार्लियामेंट अगर जानती है कैसे डिफाइन कर देंगे, डिफाइन कर देंगे तो फिर दायरा बन जाएगा। तो इसलिए डिफाइंड है ही नहीं, वो कन्वेंशंस के बेसिस पे चल, कन्वेंशंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, और उसको लेके चला। हर चीज तो कोडिफाइड बात हुई है बहुत बार। इफ यू गो बैक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी हम जब पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस तो गलत, बड़ा वर्ड हो गया, पॉलिटी की, जब हम जीएस पेपर 2 की प्रवेश, जब उसको लीड लेके अभी करेगा, विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज जब हम शुरू करेंगे, तो हर साल क्वेश्चन आए हैं। इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस की बात हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन तक को चेंज करने की बात हुई है कि भाई क्या होना चाहिए। तो ये सारी बातें फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब क्वेश्चन आता है सामने, तो आप उसको अपने हिसाब से, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होगी तो आप लिख नहीं सकते। तो वहां वो यही कह रहा है कि जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज हैं वो पार्लियामेंट डिफाइन करेंगी बाई लॉ, लेकिन जब तक डिफाइन नहीं होंगी, जो हाउस और उसके मेंबर्स हैं और जो उसकी कमिटीज हैं, वो उस तरीके से, जो ये सेक्शन 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इससे जुड़ा हुआ है वो। तो ये देर इज नो बेसिस टू क्लेम एब्सोल्यूट इम्यूनिटी हाँ यस। टू द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। ये समझिए, जो कल हुआ, जो राजा रामपाल जी के केस में हुआ, इसलिए तो पहुंचा वहां पर, वो पहुंच तो सकते ही हो आप, लेकिन कोर्ट उसको खारिज करेगा या कोर्ट उस पर निर्णय ले सकता है नहीं ले सकता, ये डिफाइन होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, द मैनर, आप समझे। यस सर, कंटेक्स्ट और चलिए आगे। मैनर। हाँ बिल्कुल, और उसी फिर द हिसाब से मैटर होगा ऑफ, वो। हाँ, मैनर ऑफ इन्फोर्समेंट कैसा रहा है, तो हाँ जुडिशियल रिव्यू ऑन द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होता है सर। और दूसरा जो ड्यू ड्यू प्रोसेस है, तो ड्यू प्रोसेस लगेगा इसके ऊपर में कि आप कैसा, मैनर ऑफ हम्म कंटेस्ट कैसा है, और फिर मैनर ऑफ इन्फोर्समेंट कैसा रहा इसमें, क्या हम्म सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, उस पर डिसाइड कर सकता है जुडिशरी। तो हम्म इट हैज मेड इट क्लियर दैट ट्रूथ और करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल relied हम्म upon by the legislature for the action उसमें नहीं will not जाएगा। be questioned। हाँ, हाँ ट्रूथ उसमें तो नहीं उसमें नहीं जाएगा जाएगा। वो। इट विल गो इनटू द हम्म एडिक्वेसी ऑफ मटेरियल, कैसे वो हम्म वहां तक पहुंचे ओपिनियन ऑफ द लेजिस्लेचर। तो वही ड्यू प्रोसेस का बात नहीं, हो रहा है। वो जो है द कोर्ट ट्रूथ या करेक्टनेस ऑफ मटेरियल पे नहीं जाएगा कि लेजिस्लेचर ने क्या क्या सोच कर एक्शन लिया, वो कोर्ट का काम नहीं है। ठीक है ना। और कोर्ट इस चीज में भी नहीं जाएगा कि वो मटेरियल एडिक्वेट था कि नहीं था, कि नहीं था। वो सिर्फ ये देखेगा कि मौका पूरा था कि नहीं था, मौका पूरा दिया गया कि नहीं दिया गया। अगर मौका पूरा दिया गया है तो आप जो मर्जी करिए। हम्म। आप बात समझे मेरी। यस सर, मतलब फैक्ट और भाई प्रोसीजर पर नहीं जाएगा, मतलब कि आप उनको एक तरह से अपना बात रखने का मौका दिया कि नहीं, जो हाँ, मामले मतलब पूरा का पूरा पूरा वो फॉलो हुआ कि नहीं। जस्टिस हुआ कि नहीं। हाँ हाँ, जस्टिस। हाँ बिल्कुल, जस्टिस होना चाहिए। अब जस्टिस के अंदर क्या हो रहा है वो बात अलग है, उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि एथिक्स कमेटी का मेंबर कौन था, यस। और एथिक्स कमेटी ने क्वेश्चन क्या पूछा। ये सब उसका रोल नहीं है। क्या सारा का सारा जो फॉर्मेट है, जो सिस्टम है, क्या वो फॉलो हुआ, और वो फॉलो हुआ तो उसमें नेचुरल जस्टिस का हनन तो नहीं हुआ। ठीक है ना। डंडा यस। तो मैं भी आपको मार सकता हूँ, लेकिन उसके साथ नेचुरल जस्टिस भी तो करना है। नेचुरल जस्टिस के अंदर मुझे डंडा मार। अब आप अपने हिसाब से सोचो, नहीं मेरे साथ तो जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है आप आज तक, आपके साथ आज तक इनजस्टिस ही हुआ हो, और आपने उस इनजस्टिस को जस्टिस माना है। अब मैं जस्टिस करने चलूंगा तो वो जस्टिस इनजस्टिस हो जाएगा। तो ग्राउंड क्या हो सकते हैं, व्हाट कैन बी द ग्राउंड्स। ये है ना, देखो लास्ट पॉइंट उठा रहा है जो। तो ग्राउंड्स है कि हाउस के पास पावर तो है मेंबर को एक्सपेल करने, और कोर्ट उसको स्क्रूटनाइज भी कर सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रिविलेज वो उस समय एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। बस अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है तो फिर हाउस का रोल है, जैसे अभी बोला जा रहा है ना कि भाई आपने लॉग इन आईडी और ये सारी जो बात हुई है, अगर प्रिविलेजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ब्रीच हुई हैं, आप बात समझ रहे हैं।
यस सर। जो प्रिविलेजेस हैं अगर वो ब्रीच हुई है तो ठीक किया संसद ने, अगर वो ब्रीच नहीं हुई है, जिस बेसिस पे कहा है कि लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ से हुआ, दुबई से हुआ और ये हुआ और कंडक्ट खराब है, और ये अगर कोडिफाइड नहीं है और ये अगर नहीं है सामने, तो देखते हैं फिर। यही बात है कि जो फंक्शंस हैं प्रिविलेज कमेटी और एथिक्स कमेटी के, वो डिफरेंट है। सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज के डिफरेंट हैं। एक प्रोसीजर जो प्रिविलेजेस कमेटी के वहां अप्लाई होता है, वो प्रोसीजर के एथिक्स कमेटी को एग्जैक्टली अप्लाई होगा ऐसा नहीं है। तो प्रिविलेज कमेटी और एथिक्स कमेटी वो इन्वेस्टिगेट करते हैं मिसकॉन्डक्ट ऑफ ए मेंबर, कि पर्सन ने हाउस की डिग्निटी को नीचे तो नहीं लेके आए, वो ऐसे तरीके से बिहेव तो नहीं किया जिससे हाउस का गरिमा कम हुआ है। देयरफॉर आगे चलिए। हाँ सर, यहाँ पर देयरफॉर नो स्पेसिफिक रूल्स लेट डाउन फॉर इन्वेस्टिगेटिव वर्क। तो यानी कमेटी जो है वो अलाउ करेगी पर्सन को डिपोज करने के लिए, और लोगों को भी बुलाएगी और उनको भी सुनेगी, और एक्यूज एमपी का राइट भी है क्रॉस एग्जामिन करने का। तो सारे फेयर मेथड अगर आपने यूज किए हैं ट्रूथ को फाइंड करने के लिए, तो कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया है तो कोर्ट का रोल आ जाएगा। आप समझे? यस सर, लेकिन ऐसा क्लेम हाँ कर रहे कि उनको नेचुरल जस्टिस मिला नहीं, डीसी हैव बीन डिनाइड, तो इसलिए वो जा भाई यही सकती तो है वहाँ बात हो पर। रही है ना। हाँ यस सर। भाई जा सकते हैं, यही तो बात हो रहा है कि प्रिविलेज कमेटी और एथिक्स कमेटी का रोल अलग है। और अगर उनको क्रॉस इन्वेस्टिगेशन करने का मौका मिलना चाहिए था, उनको सारी बातें रखने का मौका मिलना चाहिए था, तो वो अगर नहीं मिला, इसमें अगर गड़बड़ हुई है, तो कोर्ट कूद सकता है। कोर्ट इस यस बात में नहीं कूद सकता कि अंदर उनके घर में क्या हो रहा है। बात यस समझ आई? यस सर। तो आपको सबको ऐसे ही समझना पड़ेगा और एक ही बार में समझना पड़ेगा। हम किताबी भाषा से लंबा गेम नहीं खेल सकते। चलिए कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक इसमें और कुछ है नहीं ऐसा। यस, इसमें वही लिखा हुआ है आप कि प्रॉपर प्रोसीजर हैज टू बी लेट डाउन, यू कैन नॉट फॉलो द हम्म सेम प्रोसीजर मेथड फॉलोड बाय अदर कमिटी विच स्टडी सब्जेक्ट इन, हम्म कि इसके लिए जैसे अलग लिखा है प्रोसीजर ना, होना देयर चाहिए। शुड बी अ हाँ, लॉ, दैट्स विल देयर लॉ। शुड बी अ लॉ एंड इट इंक्लूड रूल्स। अगर रूल है तो रूल के अंदर एक पर्टिकुलर एक्ट का ऑफेंस माना जाएगा कि ऑफेंस है कि नहीं। और यस अगर वो वायलेट होता है तो अब तभी आप पर्सन को पनिश कर सकते हैं ना। अगर पार्लियामेंट लॉगिन पासवर्ड अदर पर्सन के साथ देना वायलेशन है, तो कहाँ लिखा है लोकसभा में ऐसा? लोकसभा के उसमें होना चाहिए ना ऐसा। यस तो ऐसे ही हमारा है, हम काम के लिए बोलते हैं इतने बजे तक ये आपको देना है, तो रूल है, पर आप उसको फॉलो नहीं करते हो। आप लोग इतने बजे तक ये होना चाहिए, फॉलो नहीं करते हो, सॉरी आ जाता है बस। सॉरी मीन्स वायलेशन, सस्पेंशन होना चाहिए, लेकिन तुम लोग को सस्पेंड कर दिया तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी डूब जाएंगी। अब तुम्हें सस्पेंड भी नहीं कर सकते, कौन समझाए? तो समझिए बात को, अपने आप पर लागू करके देखिए और आगे बढ़िए। यस। Supreme Court pulls up the Calcutta HC over the ruling that asks adolescent girls to control sexual urges. तो इसमें ये दिखाता है कि इट इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड कम्प्लीटली अनवारंटेड जो जजमेंट था। तो दिस शोकेसेस एज जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है हायर जुडिशरी के अंदर भी। और जो ये सब जो इश्यूज होते हैं, इट शुड बी डेल्ट इन अ वेरी कॉशियस और वेरी रिस्पॉन्सिबल मैनर रादर देन जस्ट कमेंटिंग ऑन द बॉडी। तो हाई कोर्ट ने ये भी Yes, sir. बोला था कि इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी एडोलसेंट गर्ल टू प्रोटेक्ट हर राइट टू इंटीग्रिटी ऑफ हर बॉडी। Yes. Rupees 200 crore and counting. IT unearths cash at premises linked to the Congress MP. MP flag set. तो ये घर पे रखा हुआ था, IT रेड हुआ था जब कैश सीज्ड। तो इवन आफ्टर डीमोनेटाइजेशन जो बोला जाता है कि ब्लैक मनी कम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि होर्डिंग रहेगा जब तक आपके पास कैश रहेगा। कैश अगर नहीं रहेगा तो सेल कंपनी रहेगा जो डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग करते हो उसमें। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं मानसी? अगर रेट तो एक तरह से एक मैकेनिज्म है, वो तो कभी कभार कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कैसे वो कम कर सकते हैं? इसी तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली ब्लैक मनी है, उसको डिटेक्ट करना ही वो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो फॉर्मल नेट में नहीं है। सो यहाँ पे एक जो एमनेस्टी स्कीम्स है दैट आर देयर कि आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा अगर यू आर कमिंग फॉरवर्ड एंड रिपोर्टिंग। सो एक वो मैकेनिज्म भी है। एंड डीमोनेटाइजेशन की अभी जैसे हम बात कर रहे थे, तो उसका एक जो बेनिफिट हुआ है दैट वाज
इट इज लेड टू मोर फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। सो उसकी वजह से जो टैक्स नेट है वो और इंक्रीज हुआ है, टैक्स बेस हम बोल सकते हैं और इंक्रीज हुआ है। एंड ऑल्दो ऑब्जेक्टिव यही था कि ब्लैक मनी का यूजेज जो है उसको रिड्यूस करना है। हम्म लोकसभा एक्सप्रेस मोहमित्रा डिस्कस्ड। ये मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस फार्मर, पीएम किसान 6,000 रुपीज में 6,000 मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर में। पीएम किसान सैचुरेशन कैंपेन, ऑल फार्मर में ज्वाइंट टेक द एडवांटेज। कैंपेन चलेगा जिसमें पीएम किसान स्कीम वो विलेज नोडल ऑफिसर तक दिया जाएगा। तो कैंपेन का बात है। तो 11 करोड़ फार्मर को अभी तक में 2,80,000 दिया गया। 100% एक्सपेंडिचर इट इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई शेयरिंग नहीं इसमें। सेंट्रल सेक्टर तो यहाँ स्कीम पे है ये। दो टाइप का हम्म स्कीम होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है और एक और होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सेंट्रल सेंट्रल स्पॉन्सर। स्पॉन्सर्ड। हाँ ट्रू, स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड सेक्टर होता है, सेक्टर मतलब होता है गवर्नमेंट जो ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली पूरा फंड करता है। स्पॉन्सर्ड में डिपेंड करता है कि कैसा स्टेट्स है। हिली स्टेट्स है तो 90-10 का रेशियो रहता है, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट 10% वो, या फिर नॉर्मल स्टेट में 60-40 का रहता है, 50-50 भी रहता है। तो डिपेंड करता है हर एक स्कीम पर। और यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर लिखा है, तो औशिक हाउ वुड यू डिफाइन मॉडर्न एग्रीकल्चर? मॉडर्न एग्रीकल्चर में सस्टेनेबिलिटी एक रहेगा इशू इसमें। सेकंड रहेगा कि आप कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हायर एफिशिएंसी, हायर क्रॉप प्रोडक्टिविटी और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप उसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया, फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ड्रोन्स का यूज से हम्म मॉडर्न एग्रीकल्चर हो गया और सस्टेनेबल होना सो चाहिए। हमें इसको इंटरफेस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड द फार्मर्स। लॉजिस्टिक को कम करना, ई नैम। तो हाँ, इंटरफेस बिटवीन टेक्नोलॉजी। Center allocated 1,310 crore for the G20 presidency। तो जो इतना पैसा खर्च हुआ तो आई थिंक वी हैव गेन्ड अ लॉट फ्रॉम दिस अमाउंट। G20 ब्रांडिंग, उससे इंडिया का जो सॉफ्ट पावर इमेज बढ़ा, इंडिया का रोल बढ़ा इन द इंटरनेशनल स्फीयर, वो ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। ये मीनिंग क्या हुआ आंचल? मोहर। आंचल, ओके। स्टार्ट वेडिंग रेवोल्यूशन। मानसी, आई थिंक हाँ बोलो। हम्म, कि मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, और नेक्स्ट उसमें अगर हम ये बोल सकते हैं कि इसमें मतलब एज लिमिट जो होती है उसको उसके रिगार्डिंग आई थिंक ये बोल रहे हैं स्टार्ट वेडिंग रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे हाँ ये बात इसमें ये हो बात हो रही रहा है है कि कि आप बाहर जा रहे हो शादी करने, इंडिया में शादी करिए। उससे क्या होगा कि लोकल जो हेरिटेज है वो भी कंजर्व होगा, वो फिर नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, जॉब्स क्रिएट होगा। तीसरा कि आपको एक तरह से अवेयरनेस होगा लोकल टूरिज्म सेक्टर में भी, और ओवरऑल मानसी बोलो। हाँ, और वेडिंग्स में भी, वेडिंग रेवोल्यूशन में हम ये भी बात कर सकते हैं कि कैसे ये पूरे जो इवेंट है, सेरेमनी है, इसको और कैसे हम सस्टेनेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली और कैसे बना सकते हैं। क्लीन गंगा मिशन साइंस पैक्ट पे